हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथ आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अभी हम जो है डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बेसिकली हम जो कंबाइंड फॉरेस्ट सर्विसेज का जो पेपर हुआ है उसकी बायोलॉजी के सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो बायोलॉजी के पेपर को डिस्कस करने से पहले, इस सेक्शन को डिस्कस करने से पहले अगर हम देखें तो लगभग 24 से 25 क्वेश्चन के आसपास जो है आपके बायोलॉजी के सेक्शन से देखने को मिलता है। इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन कुछ थोड़े से एग्रीकल्चर से लिंक करके हम बोल सकते हैं थोड़े अंदर से पूछे गए हैं। बाकी अगर हम देखें लगभग 19 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो है सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, उसको आसानी से बनाया जा सकता है। चलिए हम देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन सेट डी जो है मैं लिया हुआ हूँ, अगर उसमें हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की रचना में संलग्न डीएनए निम्न में से किसे जोड़ता है। ठीक है, मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स द लिंकर डीएनए ज्वाइंस विथ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो बेसिकली वो जो है किसको जोड़ने का काम करता है, न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ने का काम करता है। बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, उसमें डीएनए रैप्ड होता है, वो सारी चीज़ें होती है, तो वो इसका आंसर नहीं होगा। ये इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, 2 न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसका सही आंसर डी है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वॉटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए की द्विचक्राकार रचना निम्नलिखित में से किस प्रकार का है। ठीक है, तो उसमें ट्रू डीएनए के स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो बेसिकली थोड़ा सा बोल सकते हैं हम डीएनए के स्ट्रक्चर से लेकर जो कोई ये क्वेश्चन है उसके टाइप से, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, बी डीएनए, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बात की गई है केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को कौन सा यौगिक ग्रहण करता है। मतलब यहाँ पर देखिए केल्विन चक्र मतलब यहाँ पर C3 चक्र की बात किया गया है, क्योंकि C4 जो साइकिल है वो हैच और स्लैग साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम केल्विन चक्र की बात करें, केल्विन साइकिल की बात करें, तो उसमें जो कार्बन को जो एक्सेप्ट करता है, जो उसका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स है, वो कौन है, राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट। जबकि अगर हम बात करें जो हैच और स्लैग साइकिल होता है या C4 होता है, उसमें जो ये फास्फोनॉल पायरिक अम्ल जो होता है, फास्फोइनॉल जो होता है, PEP उसको हम बोलते हैं, तो वो बेसिकली क्या करता है, एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट इन केल्विन साइकिल। ठीक है, ये जो है CO2 मॉलिक्यूल के एक्सेप्टर के तौर पे जो है यहाँ पर काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सीमाकारी है। देखिए देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें अगर हम बात करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर है, लाइट की इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ें हैं, पोल्यूशन है, ये सब जो है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ लिमिटेशंस भी होती है। अब कि मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो इतना जो है कंसंट्रेशन में है तो वो ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो वो ठीक नहीं होगा। तो वो एक लिमिटेशन के तौर पे, मतलब एक प्रकार से लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे काम करता है। तो उसमें अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, प्रकाश जो है ये जो है सीमाकारी कारक है। ऑक्सीजन जो है वो सीमाकारी कारक के तौर पे काम नहीं करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये तो जो है क्या है, प्रोडक्ट है उसका, है ना। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम संरचना देखें तो उसमें बेसिकली क्या होता है, थैलाकॉइड होता है, और उसके बाद थैलाकॉइड के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एक साथ जो है ग्रेना बोलते हैं। तो ग्रेना जो है थैलाकॉइड का जो है क्या है, ग्रुप है, और उसी थैलाकॉइड में मौजूद होता है क्या, पिगमेंट, ग्रीन कलर का वर्णक जो है मौजूद होता है, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या भूलेंगे, ये कहाँ उपस्थित होता है, ग्रेना जो है उस पार्ट में क्या होगा, वो उपस्थित होगा। अगर स्ट्रक्चर ऐसा हम बनाए तो यहाँ पर जो है आपको इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलती है। इसी को हम ग्रेना बोलते हैं एक साथ, एक को हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड, जिसके अंदर में पिगमेंट पाया जाता है, और फिर इसको जो है अलग अलग जो ग्रेना है वो स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो बाकी जगह को हम जो खाली जगह है यहाँ पर स्ट्रोमा उसको हम बेसिकली बोल सकते हैं। तो यहाँ इन ग्रेना ये जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस स्रोत से निकलता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में अगर हम देखें तो लाइट रिएक्शन में जो है ऑक्सीजन जो है निकलता है, प्रोड्यूस होता है, और ATP और NADPH जब बनता है, जो कि डार्क रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। और अगर हम बात करें तो जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, बेसिकली वो जल से होता है। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, वाटर। ठीक है, नाउ आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पर स्ट्रेस हार्मोन की बात की जा रही है, उसको अलग तरीके से पूछा गया है। तो प्लांट में
तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं, जिसके कारण से वाटर का रेगुलेशन होता है, तो अल्टीमेटली वो स्टोमेटा पे काम करता है, तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि वो कौन है, एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, ABA जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नाउ आगे हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस जो है यह रिस्पिरेशन का पहला प्रोसेस होता है, श्वसन का पहला जो चरण है वह ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, जिसमें हेक्सोज या ग्लूकोज जो होता है वह टूटकर 3 कार्बन के कंपाउंड जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड, इसमें ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, पायरुविक एसिड। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे आते हैं और देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है क्या है, क्रेब्स चक्र संपादित होने का स्थान है, तो ये भी रिस्पिरेशन से है। ठीक है, सेलुलर रिस्पिरेशन, अगर कोशिकीय श्वसन में जाएंगे आप तो उसमें वायवीय श्वसन की बात कर रहा है, एरोबिक रिस्पिरेशन की, तो उसमें एक होता है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पर कंप्लीट होता है, किस जगह पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये चीज़ जो है होती है। बाकी का हम एनएरोबिक रिस्पिरेशन की बात करें तो वो कहाँ पर संपन्न होता है, साइटोप्लाज्म में। तो अगर हम एरोबिक रिस्पिरेशन की बात करें तो उसमें जो क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर होंगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है बेसिकली संपन्न होती है। इसके बाद हम आते हैं आगे, अपरिपक्व फलों का गिरना किसके छिड़काव से रोका जा सकता है। यहाँ पर पूछा है द स्प्रेइंग ऑफ विच प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर फ्रूट फॉल। तो बेसिकली ये ऑक्सिन से होता है, और ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये ऑक्सिन के टाइप्स हैं, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज इसके लिए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑक्सिन नहीं दिया हुआ है, ऑक्सिन के टाइप्स यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं 2,4-D, IAA, NAA, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे आते हैं, अनिषेक जनन किस उपचार द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है। हमको पार्थेनोजेनेसिस पता है कि बेसिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है उसके ट्रीटमेंट से पूछा है, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को भी थोड़ा सा लिंक करके यहाँ से इस क्वेश्चन को डीप जो है यहाँ पूछ लिया गया है। तो बेसिकली इसका सही आंसर जो आयोग ने लिया है वो है निम्न व उच्च ताप से, मतलब टेम्परेचर के ट्रीटमेंट से, बोलने का मतलब टेम्परेचर के ट्रीटमेंट से हम पार्थेनोजेनेसिस क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो बायो से लिंक क्वेश्चन तो है, लेकिन थोड़ा सा एग्रीकल्चर में ट्रीटमेंट वगैरह हम पढ़ते हैं प्लांट के, तो वहीं से ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं लिंक किया हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चर और बायोलॉजी का सिलेबस बहुत ज़्यादा मिलता जुलता भी आपको देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये बहुत जो है फेमस क्वेश्चन है, एक जीके वाला पार्ट है बोल सकते हो, बहुत सारे पेपर में, अलग अलग पेपर में ये पूछा जाता है जनरली। सबसे बड़ा और सबसे छोटा पुष्प जो है, ठीक है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्लावर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो बेसिकली इसका सही आंसर है रेफ्लेसिया और वोल्फिया। ठीक है, सबसे छोटा अगर हम बोले तो वोल्फिया होता है, और सबसे बड़ा बोले तो रेफ्लेसिया, ये जो है इसका सही आंसर होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, निषेचन की प्रक्रिया से। इसमें पूछा है ईस्ट में वर्धी जनन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पूछा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ईस्ट, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके हैं, उनमें से पूछा है किसके द्वारा होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बेसिकली बडिंग, जैसे कि हाइड्रा में बडिंग होता है ना, जैसे उसको हम क्या बोलते हैं, मुकुलन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुकुलन के द्वारा। ठीक है, वर्धित प्रजनन किसमें होगा, मुकुलन के द्वारा बेसिकली होता है, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब जो कायिक प्रवर्धन होता है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि पत्तों से हो जाना, है ना, पत्तों से नया प्लांट बन जाना, या फिर स्टेम से बन जाना। तो मतलब जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उन्हीं पार्ट से एक नया प्लांट डेवलप हो जाना। इट इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, अगर हम बात करें तो अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है, जिसमें ईस्ट के बारे में अगर हम देखें तो वह जो है मुकुलन के द्वारा बेसिकली क्या करता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अनिषेक फलन से एक और क्वेश्चन पार्थेनोकार्पी से पूछा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर किस फल में मिलता है, तो इसका सही आंसर क्या है, बनाना। ठीक है, केला, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। बेसिकली अगर सेब की बात करें तो इसको हम सूडो फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, सूडो फ्रूट या छद्म फल इसको बोला जाता है। तो अगर किसी ने सेब लगाया होगा तो वो सही आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, केला। ठीक है, बनाना इसका जो है क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, उसमें क्या होता है, पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन की स्थिति हमको देखने को मिलती है नेचुरल तौर पे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया प्राणी सदृश पोषण किसमें पाया जाता है, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली अमीबा में पाया जाता है, हमको पता है अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। उसी तरीके से पैरामीशियम में भी आपको जो है क्या देखने को मिलता है,
होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है। अमीबा, पैरामीशियम, इनमें हमको इस प्रकार का पोषण देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा के पाचन और वसा के में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए आवश्यक पूछा गया है। और इसमें यहाँ पर घुलनशील विटामिनों के अवशोषण की भी बात किया गया है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पायसीकरण, उसकी सतह को बढ़ाना और उसको अवशोषण करने में मदद करना, उसके पाचन में मदद करना, तो आवश्यक कौन है उसके लिए? बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस। डाइजेस्ट करने के लिए कौन काम आता है? जो उसमें काम करता है डाइजेस्ट करने के लिए वो है लाइपेज एंजाइम, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन उसमें आवश्यक पूछा गया है, तो आवश्यक पूछेगा तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? पित्तरस। ठीक है, बाइल जूस होगा इसका सही आंसर। इसके बाद आते हैं, कई लोग कंफ्यूज हुए होंगे और बी में, ठीक है, तो ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसके बाद हम आते हैं आगे, तो इन केस ऑफ एक्सेसिव एक्सरसाइज, मतलब जब बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के अंत में क्या बनने वाला है उत्पाद? तो बेसिकली दो प्रकार के रेस्पिरेशन कोशिकीय श्वसन होते हैं, जैसे कि वायवी और अवायवी, ऑक्सी या अनऑक्सी, या फिर एरोबिक या एनारोबिक। तो एरोबिक में तो ग्लूकोज और एटीपी बन जाता है, लेकिन एनएरोबिक होता है, ग्लूकोज बोल रहा हूँ मैं, एटीपी बन जाता है ग्लूकोज से एरोबिक में। लेकिन अगर हम बात करें एनएरोबिक, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए या ऑक्सीजन के लिमिटेड सप्लाई में अगर श्वसन हो रहा है, तो उस स्थिति में 2 एटीपी बनता है, बहुत कम ऊर्जा बनती है, और साथ ही साथ क्या निर्माण होता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है मसल्स में, जो जिससे क्रैम्प वाली जो मांसपेशियों में खिंचाव की स्थिति क्या होती है? पैदा होती है, जो कि एक्सट्रीम पेनफुल सिचुएशन क्या करता है? उस मसल्स में क्रिएट करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, शरीर को ऊर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग होने पर आरक्यू 1 से अधिक होता है? तो केवल जो है इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, इन सब के केस में क्या होता है? लेस देन 1 होता है आरक्यू की वैल्यू। उत्सर्जित की गई कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रहण की गई ऑक्सीजन का अनुपात ही आरक्यू, रेस्पिरेटरी कोसेंट कहलाता है, श्वसन नियतांक या गुणांक कहलाता है। और उसका 1 से ऊपर वैल्यू जो है किसके लिए होता है? कार्बनिक अम्ल के लिए होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, निम्न में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि से रथके का थैला संबंधित है? तो रथके का थैला जो है सीधे तौर पे संबंधित है किससे? पीयूष ग्रंथि से। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो ये नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा जो है अनुमान लगा के भी कर सकते हो कि थैला जैसा संरचना कहाँ कौन दिख रहा है। तो थायराइड जो है वो थैला जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है। एड्रिनल ग्रंथि जो है बेसिकली आपके वो जो है ऊपर में चेरी जैसा रखा होता है। पैराथायराइड भी जो है ब्रेन का पार्ट है, लेकिन एक ब्रेन का एक हिस्सा है जो थोड़ा सा आपको पाउच टाइप का स्ट्रक्चर में दिखता है। तो वैसे ही करके अगर आप लगा लिए रहते तो पीयूष ग्रंथि जो है सही हो जाता। तो रथके का थैला जो है इससे सीधे तौर पर रिलेशनशिप अगर हम देखें तो वो जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। अभी बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैक्सिमम लोग जो कोर बायोलॉजी से होंगे उनको ही पता होगा, बाकी लोगों को शायद ही इसको अटेम्प्ट किए होंगे। तो ठीक है, जो भी है देखते हैं। पैरामीशियम में से कौन सी संकुचनशील रिक्तियाँ तेजी से कंपायमान होती है? तो इसमें जो आंसर लिया गया है वो क्या है? इसका पिछली। ठीक है, पोस्टीरियर जो है इसका पार्ट होता है जो तेजी से क्या होता है? वाइब्रेशन यहाँ पर जो है या कॉन्ट्रैक्ट जहाँ बेसिकली होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक श्वेत रक्त कोशिका है जो अकर्णी या ए ग्रेनुलोसाइट हम बोल सकते हैं? ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट नॉन फैगोटोसाइटिक एंड फॉर्म एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज कौन बनाती है? तो बी और टी के बारे में आपको पता होगा। कहते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी जो है एंटीबॉडी बनाने का काम करती है और टी क्या करती है? उसको हेल्प करती है। तो कहीं ना कहीं वो लिम्फोसाइट है, तो वो क्या हो जाएगा? रही सही आंसर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कोई एक प्रोटोस्टमिया है? तो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत लोग छोड़े होंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें इकाइनस, एंटीडोन और बेलेनोग्लोनोसस, ठीक है, तो अगर हम बात करें इन तीनों की, ठीक है, नाम भी थोड़े अजीब होते हैं, तो ये तीनों जो है ना, उसमें ऊपर के जो दो हैं इकाइनस और एंटीडोन, बेसिकली ये इकाइनोडर्मेटा की कैटेगरी में आता है। अगर ये बेलेनोग्लोसस की बात करें तो बेसिकली ये हेमिकोडेटा की कैटेगरी में आता है। और ये जो कैटेगरी है ये जो है आपके जो है प्रोटेस्टमिया की कैटेगरी में नहीं आते। प्रोटेस्टमिया की कैटेगरी में मोलुसेस और ये एनालिट्स वगैरह आते हैं। तो ऑक्टोपस जो है इस कैटेगरी में आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल का क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेश्चन जो थे वो बायो के आसान थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। उत्परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है
कि म्यूटेशन जो है वो इसेंशियल है किसके लिए। तो बेसिकली देखो सिंपल सी बात है, म्यूटेशन अगर होगा तो ही इवोल्यूशन हो सकता है, तो ही क्या हो सकता है, एक विभिन्नताएं जो है क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नई विभिन्नताएं उत्पन्न करना, प्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशंस। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली जो है इसके बाद एक क्वेश्चन और बच गया हमारा। ये क्वेश्चन है कि सीपीआर जो हम देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन, जो बेसिकली किसी को मान लो अगर जो है किसी का हार्ट अगर ब्लॉक हो गया या काम करना बंद कर दिया, तो जनरली हम क्या करते हैं उसको नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए या उसके वर्किंग के लिए, तो हम देखते हैं उसको फर्स्ट एड के रूप में उसकी छाती में प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उसको दबाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसमें हम क्या देते हैं, दबाव देकर उस काम को करते हैं। तो कंप्रेशन ऑन चेस्ट रिपीटेडली, तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बायो में लगभग 24 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से 19 से 20 क्वेश्चन जो है जो थोड़ी बहुत अच्छी प्रिपरेशन किया है उससे 19 से 20 क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाने चाहिए थे। ठीक है, बाकी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो जो है ठीक है, अगर सारे के सारे क्वेश्चन नहीं बन सकते तो बायो में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं ना कहीं थोड़े से डिटेल में डीप में पूछे गए। तो बायो से पूछे जाने के चांसेस थे ही, क्योंकि एग्रीकल्चर का भी सेक्शन बायो से लिंक करता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, जो थोड़े से डिटेल में पूछे जाएंगे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके जितने भी क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए थे वो सही सही बनने चाहिए थे। इसके बाद जो है हम बाकी आने वाले वीडियोस में और बचे हुए सेक्शन को हम जो है डिस्कस करेंगे, जैसे कि केमिस्ट्री का जो सेक्शन है उसको भी हम आने वाली क्लास में, इन्वायरमेंट के सेक्शन को भी हम जो है उसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।